हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन स्मार्ट प्रेप टेट क्लासेस। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे डीएलएड 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास को। प्रीवियस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी 31st क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशंस हो तो भी कमेंट सेक्शन में आप उसे बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, यानी आंतरिक शांति जो है वो मन की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं का विकास करता है, अपने आत्म का विकास करता है, यानी सेल्फ का डेवलपमेंट होता है इसमें। और आंतरिक शांति प्राप्त व्यक्ति बिहेवियर में कैसा होता है, तो वो आदर्शवादी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान किसे कहते हैं? तो चेतना का केंद्रीकरण ही ध्यान, यानी किसी वस्तु पर अपनी चेतना को केंद्रित करना ही ध्यान है। ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी ध्यान और रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम किसी वस्तु पर ध्यान देते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमारी रुचि उसमें है, और यदि हम किसी चीज़ में रुचि लेंगे तो उसमें हम ध्यान भी देंगे। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी जहाँ ध्यान है वहाँ रुचि भी होगी, और जहाँ रुचि है वहाँ पे ध्यान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग के प्रथम दो चरण यम और नियम किस अभ्यास से संबंधित है? यानी यम और नियम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो ये आचरण संबंधी अभ्यास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग के दो चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित हैं? तो ये भौतिक रूप से अभ्यास से संबंधित हैं। अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो ये प्रत्याहार बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन किसे कहते हैं? तो आसन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो पतंजलि थे, यानी महर्षि पतंजलि थे। तो उन्होंने आसन की जो परिभाषा दी है उसे हम इसमें देखेंगे। तो पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिति में रह सके वही आसन, यानी जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक यानी आराम पूर्वक रह सके वही आसन है, जिसमें हम सुखपूर्वक या फिर आराम पूर्वक रह सके, बैठ सके, वही आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन कितने प्रकार का होता है? तो आसन 3 प्रकार का होता है, ध्यानात्मक आसन, विश्रांति आसन, संवर्धनात्मक आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणा किसे कहते हैं? धारणा ये भी एक ध्यान करने की प्रक्रिया है, यानी चित्त को एक वस्तु पर स्थिर रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम धारणा कहते हैं, और ये अष्टांग का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के जनक कौन थे? तो योग दर्शन के जनक पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग क्या है? योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यानी योग वह क्रिया है जिसके माध्यम से हम शारीरिक शांति यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति करते हैं। और चित्त को एकाग्र करने का यानी केंद्रित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो योग है। योग के द्वारा हम अपने चित्त को एकाग्र करने की जो योग्यता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान या महर्षि से है? तो अष्टांग योग का संबंध महर्षि पतंजलि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? यानी मूल्य, जो कुछ मूल्य का मतलब होता है नियम, कुछ आदर्श मान्यताएं जिनका हम अपने जीवन में पालन करते हैं। तो शांति मूल्य के अंतर्गत हम विश्व बंधुत्व और मानव हित को प्राथमिकता देते हैं, यानी शांति मूल्य में जो सर्वोपरि होता है वो विश्व बंधुत्व और मानव हित होता है। मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है, यानी जो शांति के मूल्य होते हैं उनमें हम मानवीय कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।
इसके आगे हम देखते हैं कि फिर लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। और ये जो परिभाषा है बहुत ही प्रसिद्ध है, और इस परिभाषा को दिया था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है। सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहते हैं। मानव का संतुलित और स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है, सतत विकास कहलाता है। यानी सतत विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को क्षति न पहुंचाते हुए पर्यावरण से संतुलन स्थापित करते हुए हम विकास करते हैं, इसलिए इसे सतत विकास या फिर संपोषणीय विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की आवश्यकताएं क्या हैं। सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि पर्यावरणीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो, संतुलित विकास हो यानी पर्यावरण को अधिक क्षति न पहुंचाई जाए, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास और वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, और यह प्राण, यहाँ जो प्राण है उसका अर्थ है श्वास या फिर श्वासोच्छ्वास वायु, यानी जो वायु हम सांस में अंदर और बाहर लेते हैं, यानी बाहर निकालते हैं और अंदर लेते हैं, वो प्राण है। आयाम का अर्थ है लंबाई या विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषद में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। यानी प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है श्वासों का विस्तार करना या फिर उस पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग और बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति है। यानी पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिए जिसके 8 अंग हैं, तो उसमें कुछ बहिरंग के अंतर्गत शामिल है और कुछ अंतरंग के अंतर्गत, और अंतरंग और बहिरंग में जो सामंजस्य स्थापित करता है वो प्रत्याहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। यानी जो शांति शिक्षा की मूल्य में कौन से मूल्य होते हैं, हमने आगे पीछे बात की है कि उसमें जो शांति शिक्षा में मूल्यों में हम मानव हित को सर्वोपरि महत्व देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि शांति शिक्षा में मूल्य कौन कौन से हैं, यानी जो जिन मूल्यों को हम शांति शिक्षा में प्राथमिकता देते हैं वो मूल्य कौन कौन से हैं। तो शांति शिक्षा में मूल्यों का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों या फिर विचारों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में योगदान देते हैं, जिसमें आपका दयालुता है, सहिष्णुता है, सत्य है, अहिंसा है, ये सभी शांति शिक्षा के मूल्य होते हैं। यानी ये वो विचार हैं जो हमें अपना जीवन सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अष्टांग योग में अंग कौन कौन से हैं। यानी अष्टांग से हमें पता चलता है कि इसमें 8 अंग होंगे अष्टांग। तो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। यानी ये अष्टांग के 8 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका क्या उद्देश्य था, यानी इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था वो 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था। यानी इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका उद्देश्य था भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना। यानी भारत के नागरिकों को उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें वो दिलाने में, यानी उसे वास्तविकता में इम्प्लीमेंट करने में मदद करना था। यानी किसी के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो उसे न्याय दिलाना और उसके अधिकारों को के प्रति उसे जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। यानी मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार के माध्यम आते हैं। तो मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यमों से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़े एवं विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को हम सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, और इसमें
इसके अंतर्गत हम सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो संचार के साधन होते हैं, संचार के माध्यम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को सम्मिलित करने का प्रावधान क्या था, यानी इसे शांति शिक्षा में क्यों, शांति शिक्षा को हम पाठ्यक्रम में क्यों सम्मिलित करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या थी। तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को शामिल करने की आवश्यकता इसलिए थी कि इसके माध्यम से हम बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य और व्यवहार में इसके माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण था बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार अथवा आचरण में लाना, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रह सके और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ हो सके। यानी इसके माध्यम से बालक में शांति के गुणों का विकास करना था, जिससे कि वे अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सके और शांति के मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके मतानुसार शांति के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कौन से वो घटक होते हैं जो शांति के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उत्तरदायी होते हैं, जिनके माध्यम से शांति स्थापित की जाती है। तो है अहिंसा, सत्याचरण यानी सत्य का आचरण करना, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा यानी दया, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ, बातचीत और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, यानी किसी के बारे में हमें पहले से राय बनाते हैं हम उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं, यानी किसी के बारे में पूर्व राय बनाना वो पूर्वाग्रह है। तो हमें इस शांति शिक्षा के माध्यम से पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता मिलेगी, यानी हम किसी के बारे में पूर्व राय बनाने से हमें स्वतंत्रता मिलेगी। वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्शवादी समाज जो होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं उसके सदस्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से प्रकट होती हैं, यानी व्यक्ति को हम देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति किस प्रकार के समाज में रहता है। तो अहिंसा मूलक समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे अहिंसा, यहाँ पे अहिंसा पे जोर दिया जाता है न कि हिंसा पे, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम और सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि, यानी ये विशेषताएं जहाँ पे पाई जाती हैं वो एक अहिंसा मूलक समाज होता है। नेक्स्ट है उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं, यानी वो कौन से कारण हैं जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए स्टैनले हॉल ने भी इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा, यानी एक स्ट्रेस की अवस्था होती है किशोरावस्था। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कारण हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप में होता है। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि जो ये कारण होते हैं, इनके माध्यम से ये किशोर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। ये सभी कारण हैं, इनमें से ये जो कारण है ये किशोरावस्था में जो व्यवहार होता है किशोर का वो हिंसात्मक लगता है, उसके पीछे ये जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट कारण है साइबर बुलिंग क्या है, यानी साइबर बुलिंग क्या है देख लेते हैं हम। किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान करना, इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है या उसे नकारात्मक बना देता है। यानी साइबर बुलिंग ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर बुलिंग का मतलब है किसी बच्चे या फिर वयस्क द्वारा किसी दूसरे बच्चे या वयस्क को इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से प्रताड़ित करना, उसे मानसिक रूप से परेशान करना ही साइबर बुलिंग है, जिससे बालक पे यानी व्यक्ति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग किसे कहते हैं। अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि सम्मिलित है, यानी 8 अंग इसमें कुल हैं। और इनमें से जो 5 हैं वो अंतरंग है, यानी जो 5 हैं वो बहिरंग है और अंतिम 3 जो हैं वो अंतरंग है। तो जो बहिरंग है उन्हें देख लेते हैं। बहिरंग में सम्मिलित होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग में सम्मिलित होते हैं, यानी बाहरी हैं साधन है। और जो 3 हैं वो आंतरिक साधन है, इसमें आता है धारणा ध्यान और समाधि, ये आंतरिक साधन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन सी हैं। तो शिक्षक द्वारा जो अवांछित व्यवहार बालक के अवांछित व्यवहार में सुधार के लिए जो शिक्षक द्वारा रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, उनमें से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी सकारात्मक रणनीतियाँ हैं। जो कुछ इसमें नीचे 4 रणनीतियाँ दी गई हैं जिन्हें हम बालक के व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट है कि कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उसका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। दूसरा उपाय दिया गया है कि छात्रों को समझाएं कि वे विद्यालय और कक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वह क्षमता है कि वो सफल हो सकें। फिर तीसरा है कि कक्षा में छात्रों पर यानी कक्षा में बातचीत पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर उन पर ध्यान दें। जो छात्र ज़्यादा बात कर रहे हैं उन्हें अलग अलग बैठा दें और फिर उन पर ध्यान दें कि क्या अभी भी वो ऐसा ही बिहेवियर कर रहे हैं या फिर उनमें कुछ परिवर्तन आया है। नेक्स्ट है कि कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें, यानी जो व्यवहार कक्षा के अनुकूल ना हो उसे हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें और उसके लिए उन्हें समय दें। यानी ये सभी रणनीतियाँ हम बालक के अवांछित व्यवहार को दूर करने में अपना सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं, जैसे कि जातिवाद, यानी जाति को किसी एक विशेष जाति को प्राथमिकता देना, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता, भाषा, राजनीतिक दल, भारतीय नागरिकों में विधिक धर्मों में विश्वास की कमी, यानी सर्वधर्म समभाव की जो भावना होती है उसमें कमी राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, यानी अच्छा नेतृत्व न होना भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक असमानता यानी गरीबी, निरक्षरता का निम्न स्तर, यानी जो साक्षरता है शिक्षा का निम्न स्तर होना भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करता है। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट हम अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि लघु उत्तरीय प्रश्नों के भी वीडियोस आपको उपलब्ध हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।